हेलो साथियों, दी अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्कूलिंग के आखिरी वर्ष में हैं, आखिरी पड़ाव में हैं और आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। फ्रेजल वर्ब फिर भी एक रटाफिकेशन, बहुत जनरल सा टॉपिक है। और बात करें आगे क्लोज, कंजंक्शन और सिंथेसिस, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों रहने वाले हैं वो आज के सेशन के साथ ही होने वाले इस ग्रामर के अभियान में आपको पता चल जाएगा। देखिए, टॉपिक को हम बहुत बारीकियों से लेकर के कंप्लीट करेंगे, इसलिए कि टारगेट खाली ये नहीं है कि आप कक्षा 12 के 8 में से 8 पूरा स्कोर कर जाओ। मैं आपको अश्योर करता हूं कक्षा 12 के जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल हैं उनमें आप बिल्कुल नहीं अटकेंगे, पूरे 8 ऑन 8 स्कोर करोगे। लेकिन बात यह है कि क्या हमने उस टॉपिक का कंप्लीट अच्छे से नॉलेज ले लिया है? क्यों? क्योंकि कक्षा 12 तक की स्टडी करने के बाद आपकी कॉम्पिटिशन्स की जर्नी स्टार्ट हो जाती है और ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आगे। कक्षा 12 तक की ही सारी बातें पूछी जाती हैं। पहली बात ये, इसलिए हमें अच्छे से देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि यदि इंग्लिश की मैं बात करूं तो मैंने पर्सनली इस बात को एक्सपीरियंस किया है, व्यक्तिगत रूप से इस बात को अनुभव किया है कि ये जो टॉपिक्स हैं क्लोज, कंजंक्शंस एंड सिंथेसिस, यदि आपने इसके ऊपर महारत हासिल कर ली है तो आपका कंपोजिशन स्किल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, आपकी बहुत बढ़िया तैयार हो जाती है कंपोजिशन स्किल। कुछ भी बनाना हो, वाक्यों को किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके जोड़ना है, कहां जोड़ना है, कैसे जोड़ना है विद प्योरिटी, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो। तो इसलिए यह सफर बहुत ही विशेष बन जाता है। इस सफर का सबसे पहला पॉइंट, आइए बिना फॉर्मेलिटी स्टार्ट करते हैं। क्लोज। देखिए क्लोज होते क्या हैं। आपने देखा होगा एक वाक्य, जैसे राम इज ए गुड बॉय। सर ये तो एक सेंटेंस है। सेंटेंस किसको कहोगे? शब्दों का वह समूह जो अपना कंप्लीट अर्थ देता है। बिल्कुल ठीक सर। जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और बाकी प्रेडिकेट होता है। बिल्कुल सर। एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ एक वाक्य पूरा हो गया। ओके सर, डन। ठीक है। हमने कहा ही रीड्स विद मी, वह मेरे साथ पढ़ता है। ठीक है सर। कितने सेंटेंस बोर्ड के ऊपर है? सर 2 सेंटेंस दिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 सेंटेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इन दोनों सेंटेंस को क्लोज के अंदर समझते हैं। यदि यही वाक्य में ये कहता हूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इज अ गुड बॉय एंड ही रीड्स विद। अब आप देखिए सेंटेंस एक है, यहां सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप तक एक ही सेंटेंस है। सब्जेक्ट से शुरू होकर फुल स्टॉप तक एक ही सेंटेंस था, एक ही सेंटेंस है। लेकिन इस वाक्य में यदि हम देखें तो एक वाक्य के अंदर घुसे हुए, आप बहुत ही जनरल तरीके से समझना, 2 वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको। तो यहां ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है। सेंटेंस एक है, क्लॉज 2 है। तो सर क्लॉज को क्या हम यूं परिभाषित कर सकते हैं कि एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर एक या एक से अधिक सब्जेक्ट और एक या एक से अधिक प्रेडिकेट आ रहे हों, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि क्लोज काम में लिए गए हैं, उपवाक्य काम में लिए गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है। तो एक वाक्य में घुसे हुए इस प्रकार के जो भी वाक्य हैं उन सभी को हम उपवाक्य कहते हैं। हम क्लोज की पहले थोड़ी सी जानकारी आज ये लेंगे कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बस उसके बाद इसका एडवांस ऑपरेशन करेंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं। ये जो क्लोज होते हैं ये होते कितने प्रकार? अभी हमने छोटी सी एक बात करी, एक वाक्य में घुसे हुए दूसरे वाक्य, सब ज्यादा डिस्कशन जैसे ही इस पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट इसी से जुड़े हुए चलेंगे, तो अभी उसको ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं, खाली ये समझ लिया बहुत है, इतना है ना। अब इसको जस्ट स्टेप बाय स्टेप हम पॉइंट्स को बढ़ाते चलने हैं, नॉलेज को बढ़ाते चलने हैं। कितने प्रकार के होते हैं क्लोज? 2 प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है सर, एंड सब ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है सर। ठीक है। बहुत से जगह मैंने देखा है स्टूडेंट्स खाली ये पढ़ते हैं कि नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, क्लोज 3 होते हैं। बिल्कुल नहीं, क्लोज 2 होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। दोनों को समझना, क्लोज समझना है। अगेन कह दूं, खाली 12वीं के
2 नंबर लाना मकसद नहीं है, ये टॉपिक है क्या बहुत अच्छे से आप क्लियर करके निकल जाओ, ताकि जो 8 में से एक आधे सवाल में यदि कुछ घुमाव आ जाए ना, तो वो भी हम बहुत अच्छे से पकड़ पाए कि अच्छा हाँ ये ऐसा कुछ है। उसके लिए एकदम बेसिक से मजे से चलते चलो। तो क्लोज कितने हुए? 2 हुए। ये वो क्लोज होते हैं जो किसी न किसी को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जुड़े हुए रहते हैं। सर ये बड़े बड़े नाम ही तो याद नहीं होते। कोई बात नहीं, आप खाली सुनते चलो एक बार। तो ये वाले वो क्लोज हो गए जो किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक बात। सर क्या होते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है अभी। मैं कह रहा हूं अभी नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सुनते चलो, देखना जस्ट विद इन 3 मिनट्स 3 to 5 मिनट्स। अच्छा ये ओके डन। क्लोज 2 होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं। ओके सर, तो ये होते कौन से हैं? आपने एक बात यदि नोट की है तो यहां देखिएगा, क्लोज जब भी बनता है तो बीच के अंदर इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन जरूर आता है। मैं इस कंजंक्शन को अक्सर पंडित जी कहता हूं, समझने के लिए देखना कि पंडित जी क्या काम करता है, 2 को जोड़ने का काम करता है। किसी भी धर्म के पंडित जी क्यों ना हो, तो ये 2 को जोड़ रहा है ना। तो हमें इन पंडित जी का नॉलेज लेके रखना है कि कौन कौन से पंडित जी वो होते हैं जो एक वाक्य के अंदर आने वाले 2 क्लोज को कोऑर्डिनेट क्लोज बनाता है। उन कोऑर्डिनेट क्लोज की पहचान क्या होती है, बस आज एक इतनी से अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशन बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां जो पंडित जी है ना, बस इनका बहुत बड़ा रोल है। ये ही पंडित जी कंजंक्शन है। ओके, अब वो कंजंक्शन में आपने कह दिया सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने कहा आपके टॉपिक 3 दिए हुए हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सीनियर के अंदर तीनों इंटरकनेक्टेड है, और मैं कहता हूं भाई इनको ऑपरेट कर लिया ना, उसके बाद आप देखना आप चाहे अपने सवालों के जवाब बना रहे हैं, आपको कंपोजिशन स्किल, कुछ पैराग्राफ लिखना है, लेटर लिखना, आपके वाक्यों में कितना अंतर आता है अच्छे से देखते हुए चलना। चलो, तो मैं बहुत शॉर्ट के अंदर ये बात कर लेता हूं साथियों। FANEBOYS, फैनी बॉयज। फैनी बॉयज जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। यदि इनसे जुड़ा हुआ कोई वाक्य है वो कोऑर्डिनेट क्लोज 2 बना के रखता है। सर फैनी बॉयज क्या होता है? F for ओके, A for and as well as A। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं N, nor, neither nor, nevertheless, ठीक है, not only but also, ये सारे देखो N से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो FANE, E के अंदर आप बात कर लो जी, else, either or, ठीक है। बी के अंदर आप बात कर लो बट, आप बात कर लो बोथ एंड, ठीक है। फिर आप बात करो एक के अंदर एज वेल आई गया, यानी बी, ओ पर आ जाइए जी। ओ के अंदर यदि हम बात करें ओ, तो हमने कहा और, या फिर अदरवाइज, अन्यथा, ठीक है। वाई की यदि हम बात करें, ये लो जी वाई फॉर येट, ओके। और एस की यदि हम बात करें तो एस फॉर शो। देन तो फैनी बॉयज में आपने देखा ये जितने भी कंजंक्शन होते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं, आप एक नजर इसको ऑपरेट कर लीजिए कि फैनी बॉयज जो हैं साथियों, यदि ये आ रहे हैं तो आपके किस प्रकार के कंजंक्शन हो गए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनको भी हम एक एक को बार बार बारीकी से अलग से ऑपरेट करेंगे। बस ये काम हो गया जी आपका फैनी बॉयज का। डन है। इनसे जुड़े हुए जितने भी आपके सेंटेंसेस हो गए, वो सारे सेंटेंस आपके कौन से सेंटेंस हो गए? कोऑर्डिनेट क्लोज हो गए, और इस प्रकार के सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। वो भी यहीं पर एक बार देख लें, क्योंकि इनकी जरूरत आपको पड़ेगी कहां? सिंथेसिस के अंदर।
कंपाउंड सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेज को हम कहते हैं। कौन से वाले? जो फेनीबॉयज से जुड़े हुए। ओके, तो सर इन कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो दो क्लॉज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं। ओके डन। चलिए यही हल्की सी बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। आओ अगली स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब एक्सेप्ट, सिवाय, अलावा किसके? आपके फेनीबॉयज के। जितने भी आपने देखे फेनीबॉयज के अंदर, उनके अलावा जो भी कंजंक्शन बच गए हैं, देखना कितने हैं। आप कह दें दैट, इफ, वेदर, कोई भी मोस्टली एंड मोस्टली, इसकी जो सबसे ज्यादा जो बड़ी पहचान है वही है WH वर्ड। कोई भी WH वर्ड यदि कंजंक्शन के रूप में आता है तो वह एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। जुड़ने वाले दो क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज की डेफिनेशन हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। आज खाली एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा है। ओके, तो ये सारे WH वर्ड जितने भी हैं, WH वर्ड जितने भी, हु, व्हाट, ठीक है, वेयर, हुज, whom, which, ठीक है, when, ये सब कंजंक्शन की तरह भी काम में लेते हैं। एक तो इनका ये रोल होता है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये वाक्य के अंदर जो बात पूछी हुई है, व्हाट इज योर नेम, इसके अंदर ये कोई कंजंक्शन नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यू कैन डू, देखना इसी वर्ड को मैं वापस ले रहा हूं, यू कैन डू, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, क्या कर सकते हो? व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लाइक, अगला सब्जेक्ट और अगला प्रेडिकेट, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने WH वर्ड काम में लिया कि जो भी तुम चाहते हो कर सकते हो। यहां ये कंजंक्शन बन रहा, ठीक है। तो कंजंक्शन जब भी बनेगा तो क्लॉज को जोड़ेगा। अभी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बना। ओके, साथ में जुड़ने वाले दोनों क्लॉज जो हैं इनको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्या क्या वेरायटी होती है, प्रिंसिपल कौन सा होता है, अदर कौन से होते हैं, इसकी डिटेल बात बाद में करेंगे। आप खाली यहां ये कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसके बाद में यदि हम बात करें तो ये वाक्य कैसा वाक्य बन जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अभी हमने जो पिछला बात किया वो कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे, फेनीबॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी सिंथेसिस में। सिंथेसिस में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। सिंथेसिस एकदम टॉप पॉइंट्स को सेलेक्ट करता है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और वो होते क्या है वो आप यहां से सीखना शुरू करते हो, क्लॉज से और कंजंक्शन से, है ना। तो ये हो गए आपके ये वाले सारे WH वर्ड। इसके बाद यदि आप बात करो तो देखो आपका बिकॉज रह गया, क्योंकि, है ना, ऑल्दो रह गया, दो यट रह गया, दो यट, ठीक है, एज सुन एज रह गया, एज सुन एज, बिफोर और आफ्टर के साथ कोई इवेंट जुड़ी हुई रहे वो रह गई, इफ कंडीशन रह गई आपकी, एज, सो एज, इनसे जुड़े हुए दो क्लॉज रह गए आपके। और सर ये तो आप लिखते 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 चले जा रहे हो, ऐसे क्या ही पता चलेगा। एक जनरली सुन लो कि फेनीबॉयज के अलावा सारा, अब फेनीबॉयज के अंदर ए का मतलब ऑल्दो नहीं होगा, बिकॉज का मतलब वो नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फेनीबॉयज में आपने जो लिए थे वो खाली खाली कौन से थे? ये इतने ही थे, F फॉर ए एंड एज वेल एज, N फॉर नॉर, NOR है ये, NOR, नॉर, नीदर नॉर, नेवरदीलेस, नॉट ओनली बट आल्सो, B फॉर बट या बोथ एंड, O फॉर और, अदरवाइज, Y फॉर येट, एंड S फॉर शो, ठीक है। इनको बस ध्यान में रखना। और इसके अलावा अब चाहे A आ रहा है चाहे B आ रहा है, बिकॉज वाला, है ना, ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, ठीक है। तो सो एज हो गया, सो दैट हो गया, एक सो दैट ऐसा भी होता है, सो फिर दैट, और सर ये कैसे कैसे होते हैं डिटेल से बाद में तोड़ेंगे। फिलहाल एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि अच्छा हाँ ये वाले इसके अंदर आते हैं। आल्दो वाला आई गया आपका, एजेस आई गया,
जो कंपैरेटिव डिग्री में टी एच ए एन देन से वाक्य बनता है वो भी एक कंजंक्शन बनता है। और उसके बाद आप यदि बात करो तो व्हेन, व्हाइल, व्हेन ऊपर आई गया, व्हेन है, व्हाइल है, बाई के साथ टाइम है, बाय द टाइम यू कम, इसके साथ भी आगे कोई जुड़ा हुआ है तो ये कंजंक्शन की तरह ही यूज लिया जाता है। तो साहब ये जो सीरीज आपने देखी, इस सीरीज के अंदर जो भी कंजंक्शन आप देख रहे हो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। जुड़ने वाले क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रिंसिपल कौन सा और आगे कौन से ये भी सेकेंडरी बात है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जिस वाक्य में होते हैं वो वाक्य एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ओके, बस साथियों, यदि क्लोज में एंट्री मारने से पहले आपका इतना नॉलेज क्लियर है क्या कि क्लोज होते कितने प्रकार के हैं, मैं फास्ट रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट बेसिक इतना है, तो अब हम इसमें एंट्री आगे मारने लगते हैं। सारा एक बार रिवाइज कर रहा हूं। क्लोज दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक को ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, एक सब ऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लोज जो होता है एक नंबर वाला कोऑर्डिनेट क्लोज, इसकी खास बात ये होती है कि ये किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, ठीक है सर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैनी बॉयज, ठीक है सर, यही था। इससे जुड़ने वाला जो सेंटेंस होता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद आपने कहा जो दूसरा आपने लिया था कौन सा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसकी वेराइटी क्या होती है वो भी अपन बाद में तोड़ेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रिंसिपल वगैरह जो भी होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, वो कौन से क्या डाइवर्जन देता है वो सेकेंडरी पॉइंट देखें, क्योंकि आपके सिलेबस में क्लॉज के नाम पर खाली वही पॉइंट है जो अब देखेंगे। अरे सर, तो अब तक क्या देख रहे थे? अब तक वो बेस तैयार कर रहे थे जिस बेस की जरूरत न केवल आपको क्लॉज में पड़ेगी, सिंथेसिस में पड़ेगी, कंजंक्शंस में पड़ेगी, सभी में पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि ये किसी न किसी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए रहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं वो आपने देख ही लिए सारे, मोस्टली WH वर्ड से शुरू होके इफ है, व्हेन है, व्हाइल है, बिकॉज है, जितने भी थे, एज सून एज है, जितने भी देखे भी एक वो होते हैं, ठीक है सर। इनको जोड़ने वाला जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। बस इतनी सी बात यदि ध्यान है तो अभी तक की हुई 10 मिनट जो है उसको आपने यूटिलाइज कर लिया है। अब थोड़ा सा और आगे इसको तोड़ेंगे अपन, है ना? यहां तक का क्लियर है? तो फिर आ जाइए आगे। आज के सेशन के अंदर क्लोज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का अंतिम पॉइंट कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ने वाले कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं उनमें और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं जो एक वाक्य को क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस किस टाइप के सवाल इनमें से पूछ लिए जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, उन पर भी हम बात करते हुए चलेंगे। फिलहाल की 10 मिनट की जो बेसिक्स पर आपने बात करी है उसको समझते हुए हमारे इन 2 नंबर को एग्जामिनर जो +2 में पूछे जाने हैं उनको कैसे घुमा सकता है, उसकी जर्नी को शुरू करने के लिए अब क्लोज की थोड़ी सी आगे सेकंड स्टेप की अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं। देखना, ये जो क्लोज होते हैं ये अपना इंडिपेंडेंट अर्थ देते हैं। इंडिपेंडेंट अर्थ देने का मतलब है कि इसमें जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैनी बॉयज आते हैं इसके इधर अलग पड़ा, इधर अलग पड़ा, वो अपना अलग अर्थ अलग दे रहा है, ये अपना अलग अर्थ अलग दे रहा है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं अर्थ देने के लिए। कैसे? एक वाक्य में लिखता हूं, देखना, राम इज ए गुड बॉय। अभी वाला वाक्य ही वापस ले रहा हूं मैं, एंड फुल स्टॉप नहीं लगाया, एंड ही, अब बीच में है तो ये ही छोटा हो जाएगा, एंड ही रीड्स विद मी। ओके, एक वाक्य है ये। तो यहां देखो एंड कंजंक्शन के पीछे वाला जो अर्थ पूरा आ रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, बिल्कुल सर पूरा आ रहा है। ही रीड्स विद मी, बिल्कुल सर पूरा आ रहा है।
वह मेरे साथ पढ़ता है। बताओ कहाँ कमी रह गई अर्थ को पूरा करने में? वह मेरे साथ पढ़ता है। ओके, अपना पूरा अर्थ बन रहा है। लेकिन मैं ये यदि वाक्य यूं लिखता हूं, देखना, राम हु रीड्स विद मी इज ए गुड बॉय। अब देखना, राम यहां इस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो ये वाक्य है, क्या ये अर्थ पूरा दे रहा है? देखना, जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरे साथ पढ़ता, वह मेरे साथ पढ़ता है। ओके, तो वह क्लियर हो गया, राम के लिए आ रहा है। लेकिन राम के साथ जुड़ रहा है कि जो मेरे साथ पढ़ता है वो राम। न तो पिछले वाक्य ने अपना अर्थ पूरा किया और न ही इस वाक्य ने अपना अर्थ पूरा किया। राम दिमाग में रह गया, कौन राम? जो मेरे साथ पढ़ता है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है, हरि, देखना, हरि, कौन हरि? Whose sister is a doctor? Whose sister is a doctor? जिसकी बहन एक डॉक्टर है। Will come today, वो आ जाएगा। Will come today। इसके अंदर आप देख रहे हो कि हरि whose sister, जिसकी जो बहन है वो एक डॉक्टर है। तो हरि, कौन हरि? जिसकी बहन एक डॉक्टर है। ये अर्थ पूरा कर रहा है इसका, यानी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर पड़ गई है यहां इन वाक्यों के अंदर। लेकिन यही वाक्य यदि मैं यूं लिखता हूं कि हरि विल कम टुडे, हरि आज आएगा, एक वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहे, एंड, और उसकी बहन जो है इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। ये दोनों वाक्य अपने सेपरेट सेंस दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट अर्थ दे रहे हैं। तो जितने भी हम ये कंजंक्शन देखेंगे उसमें बार बार इन बातों को मैं रिवाइज करूंगा। इनके ऊपर अभी हमने ज्यादा चर्चा इसीलिए नहीं करी कि इनको तो बार बार रिवाइज करेंगे। जब भी रिवाइज करें तब ये पॉइंट वापस से खुल करके आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक। क्या बात? कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फेनिबॉयज से जुड़ता है। इसके साथ जुड़ने वाले दोनों जो साइड के क्लॉज बनते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट अर्थ रखते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट अर्थ रखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गए। लेकिन ये अपना अर्थ रखने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। डिपेंडेंसी रहती है एक दूसरे के ऊपर, पहला दूसरे पर, दूसरा पहले पर, इसलिए इनको डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लोज भी कहा जाता है। अब ये जो क्लोज होते हैं डिपेंडेंट क्लोज, ये दो प्रकार के बनते हैं। एक जो मेन होता है उसको आप कह देते हो प्रिंसिपल या मेन क्लोज, प्रिंसिपल या मेन क्लोज, और दूसरा जो जाके जुड़ता है उसको आप कहते हो सब ऑर्डिनेट क्लोज। देखो ये नाम भले ही दिमाग में नहीं पकड़ में आए, सीनियर के लिए तो कतई जरूरी नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, और मैं कह रहा हूं अभी तक का जितना भी पढ़ा है ना, ये साल खाली बेस इसलिए कि आगे मैं इन टॉपिक्स की बात करूंगा बार बार, ये सारा उस समय बहुत परफेक्ट तैयार होगा। एक बार सामने आया रहना चाहिए, अच्छा हाँ ये ढांचा है क्लोज का, फिर ये ढांचा कैसे क्लोज तैयार करवा देता है, कैसे कंजंक्शन और कैसे सिंथेसिस, वो देखना। ठीक है, तो हमने कहा ये दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज। इस बात को तो आप यूं ही समझ सकते हो, आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल है, टीचर्स सबऑर्डिनेट। देखना इस बात को बहुत इजीली, सारे टीचर्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। हिंदी वाला इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं पढ़ा रहा है, हिंदी वाला अपना काम कर रहा है, इंग्लिश वाला अपना काम कर रहा है, फिजिक्स वाला अपना काम कर रहा है, केमिस्ट्री वाला टीचर अपना काम कर रहा है, वो अपने अपने दायरों में फ्री हैं। जब टीचर्स की बात हो रही है तो सारे टीचर्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। क्यों? कि वो अपने अपने काम के लिए इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे में बाध्यता नहीं आती है। लेकिन यदि प्रिंसिपल को जोड़ दो तो साहब प्रिंसिपल अपने काम के लिए टीचर्स पर डिपेंड है, टीचर्स अपने काम के लिए प्रिंसिपल पर डिपेंड है, दोनों की डिपेंडेंसी बन गई। तो दोनों के बीच जो रिश्ता होता है वो सबऑर्डिनेट का होता है। जो टीचर्स होते हैं वो प्रिंसिपल के सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, अधीनस्थ का मतलब हो गया है उसके अधीन रह के, उसके गाइडेंस में रह के काम करने वाले। तो साहब इन वाक्यों में वहां कहां जरूरत पड़ गई सर प्रिंसिपल्स की? देखना कहां जरूरत पड़ गई। जो इसमें मेन होता है, राम इज अ गुड बॉय, प्रिंसिपल है, और जिस कंजंक्शन से जुड़कर के क्लोज बना हुआ ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है।
ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ क्लोज ही सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और जिसके अंदर जाके जुड़ा है ये मुख्य वाक्य है राम इज अ गुड बॉय, ये प्रिंसिपल क्लोज होता है या मेन क्लोज होता है। तो इसमें क्या हो गया, हरी हुज सिस्टर इज अ डॉक्टर विल कम टुडे, ठीक है। तो इसके अंदर देखना हुज सिस्टर इज अ डॉक्टर, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां हुज बना, इसके साथ जुड़ा हुआ ये क्लोज हुज सिस्टर इज अ डॉक्टर। देखना जिसकी बहन एक डॉक्टर है, ये अपना अर्थ देगा ही नहीं, जिसकी बहन एक डॉक्टर है, जिसकी समझ में नहीं आया, इसको हरी की जरूरत पड़ेगी, तो ये वाक्य उठ करके जाता है हरी के पास, ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो WH वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इफ के साथ जुड़ा हुआ है, व्हेन के साथ जुड़ा हुआ है, व्हाइल के साथ, बिकॉज के साथ, जितने भी आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखे थे उनके साथ जुड़े हुए क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। अब सबऑर्डिनेट कितने प्रकार के होते हैं वो अभी सेकेंडरी बात है, बाकी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस क्लॉज में जाके जुड़ रहा है मुख्य वाक्य है हरी विल कम टुडे, ये वाला वाक्य प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, तो दोनों को डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज की कैटेगरीज क्या होती है, आपके सिलेबस में क्लॉज के नाम पर अब जो पढ़ा जाना है ये है, लेकिन हमने बात करी कि ये जो तीनों टॉपिक हैं एक दूसरे के पूरक है। पूरक से मतलब यहां ये हो गया कि इन टॉपिक्स पर आपने महारत हासिल कर लेना, तो मैं कहता हूं आपकी कंपोजिशन स्किल, चाहे आप एक पढ़े हुए पाठ में से उत्तर बना रहे हैं, चाहे आप पैराग्राफ बना रहे हैं, लेटर बना रहे हैं, किसी भी टाइप में इंग्लिश लिखने की बात आ रही, तो वाक्यों को जोड़ने का जितना अंतिम एक पॉलिश वर्क होता है वो ये तीनों टॉपिक करवा देंगे। इसलिए इनको अच्छे से देखना, क्लोज की एंट्री जहां हम करने जा रहे हैं उसकी बेसिक ये सारी बातें अच्छे से देख करके, अब क्लोज जो है वो उसमें आपके सिलेबस में खाली सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो है, कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे जस्ट अपना अगला वर्क, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके साथियों, वहां से हर एक क्लोज को और हर एक पॉइंट को विद एक्सरसाइज तोड़ते हुए बढ़ेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।